Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we have explained today we have known the electronic configuration of given elements. आज हम आपको बताएंगे, आज हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? किसी एटम को अगर दिया जाए और एटम में दो चीजें अनिवार्य होती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। सपोज दैट मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिख दिया सोडियम। अब आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ नीचे की साइड जो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर होता है। जो न जानते हो नोट करते चलेंगे। नीचे जो लिखा जाएगा वो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर। और ऊपर जो लिखा जाता है यहाँ पर 23 या एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। माय डियर फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का करते हैं, न कि एटॉमिक मास का। इज इट क्लियर? जो भी हम जो है उसको इलेक्ट्रॉनों में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करेंगे उसका, वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर का किया जाता है, न कि एटॉमिक मास का। मीन्स नीचे जो नंबर लिखा रहेगा 11, 12, 13, 14 अप टू 118 तक, 118 एलिमेंट्स टोटल खोजे गए तो 118 एलिमेंट्स तक ये लिखा रहेगा। तो जो भी है, जो भी एटम आएगा ये देखा जाएगा सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर क्या है। और अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक नंबर वी हैव एक्सप्लेन द टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माय डियर फ्रेंड्स, today we have discussed what are the atomic configuration. आइए आज हम सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को बताएंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर पहुंचेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। धैर्य और ध्यान दोनों से आपको समझना है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आप लोग नोट करेंगे। पहला ही जो हमारा रूल है वह है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। माय डियर फ्रेंड्स, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? पाउली ने क्या कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, नोट करो, किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, माय डियर फ्रेंड या ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा किसी परमाणु के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। व्हाट आर क्वांटम नंबर? आगे ना क्वांटम संख्या क्या होती है? तो those number those who have indicate the position and energy of the electron, those number those who have indicate the position and energy of a electron, the position of energy of a electron is called quantum number, is called quantum number। परमाणु जो क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व उसकी ऊर्जा का वर्णन करती हैं। नोट करिएगा, जो किसी परमाणु के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व उसकी ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, उन्हीं को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं, क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो आइए क्वांटम संख्या को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये आप लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया होगा, पढ़ा होगा। There are 4 types of quantum number. There are 4 types of quantum number. First, principal quantum number is denoted by n. पहला मुख्य क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या।
थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। ये चार जो है क्वांटम नंबर्स होते हैं। पहला मैंने क्या बताया? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा मैंने क्या बताया? एजीमुथल माने दिगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा मैंने क्या बताया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा मैंने क्या बताया? स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इस तरह से मैंने चार क्वांटम नंबर को आपको बताया। अब उसी क्वांटम नंबर पर पाउलीज बोल रहे हैं। पाउलीज का अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द फोर क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, माय डियर फ्रेंड जरा ध्यान देखिएगा, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो इसका मतलब हो गया मैंने कहा कि n = 2। अगर इन दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है, चारों क्वांटम संख्या देखिएगा ध्यान से, हमारी जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली क्वांटम संख्या जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा है दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको l से आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको m से आइडेंटिफाई करते हैं। और चौथा है हमारा जो है चौथा क्वांटम नंबर मैंने बताया आपको चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर, इसको s से आइडेंटिफाई करते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर हो गए, इसको नोट करिएगा। ये 4 क्वांटम नंबर हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो यह 0 के अतिरिक्त कोई भी अंक हो सकता है। अर्थात माय डियर फ्रेंड, जो ऑर्बिटल जो होते हैं कभी भी 0 नहीं होता। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, मैं फिगर बना रहा हूं, ये है और इसका ये सेंटर हो गया। सेंटर के बाद पहली ऑर्बिट हो गई, उसके बाद यहाँ चलेंगे तो सेकंड ऑर्बिट हो गई, आगे बढ़ेंगे तो थर्ड ऑर्बिट हो गई, और आगे चलेंगे तो फोर्थ ऑर्बिट हो गई। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से ऑर्बिट बढ़ती जाती है। और मैं अब जो है ऑर्बिट को इसी तरह से इंडिकेट कर, फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ देखेंगे सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट होते हैं। इन्हीं ऑर्बिटलों को हम नाम देते हैं के ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल, एम ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल, के एल एम एन, इन्हीं को नाम देते हैं। समझ में आया ना? इन्हीं को नाम देते हैं के एल एम एन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एम ऑर्बिटल कौन सा कोष होगा, एम ऑर्बिटल कौन सा कोष होगा? थर्ड। अगर पूछे जाए एन ऑर्बिटल कौन सा कोष होगा? फोर्थ। क्लियर आया ना? तो इस तरह से हम ऑर्बिटलों को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम सब ऑर्बिटल में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये पहला है तो पहले में सिर्फ यस होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले में क्या होगा? सिर्फ यस होगा। उसके बाद दूसरे में होता है यस और पी, ध्यान से नोट करिएगा, यस और पी। तीसरे में होता है यस पी डी, तीसरे में होता है यस पी डी, और चौथे में होता है यस पी डी और एफ। क्लियर हो गया? तो अगर पहले में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, पहले कोष के इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है, सिर्फ आप यस में डिवाइड करेंगे। और ध्यान रहे कि किसी भी सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं। ठीक ना? सब ऑर्बिटल में। अब यहाँ पर आप देखिए, यस में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, यस के जितने सब ऑर्बिटल है, चाहे 5 का हो, चाहे 6 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 8 का हो, लेकिन यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यस में नहीं फिलअप करना है। और ध्यान दीजिएगा, यस में हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में हमने कहा अधिकतम पी के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना? इसका रीजन हो गया कि पी में 6 जो होते हैं, और आपको ये बताया गया पहले कि पी के 3 जो है पैरेलल एक्सिस होते हैं, जिसको कहा गया px, py, pz। px में 2, py में 2, pz में 2। इस तरह से टोटल p को मिला दिया जाता है, x, y, z तीनों को मिला दिया जाएगा, तो p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया, px में 2, py में 2, pz में 2। आइए देखते हैं कि p ऑर्बिटल का हो गया, तो यहाँ पर 6 को डिवाइड भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। px, py, pz, जो नहीं समझ में आया, जो बच्चे नहीं जान रहे वो नोट कर सकते हैं इसको। px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से टोटल p ऑर्बिटल को देखा जाए तो p6 हो जाता है। क्लियर हो गया?
यस में कितने आए 2, पी में कितने आए 6। आइए डी को देखा जाए। अब हम डी ऑर्बिटल को ध्यान से देख रहे हैं। देखिए डी ऑर्बिटलों को ध्यान से देखा जा रहा है। अब डी ऑर्बिटल देखा जा रहा है। डी के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। एक को बोला जाता है डी एक्स वाई, दूसरे को बोला जाता है डी वाई जेड, तीसरे को बोला जाता है डी जेड एक्स, चौथे को बोला जाता है डी जेड एक्स, चौथे को बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और पांचवें बोला जाता है डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इसको भी नोट करिएगा। डी एक्स वाई में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, डी वाई जेड में 2 इलेक्ट्रॉन, डी जेड एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन, डी जेड स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप टोटल काउंट करिए, डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए? 10। 2 2 2 2 2 5 टाइम्स आप ऐड कर दीजिएगा तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यही रीजन होता है, ध्यान दीजिएगा, यही रीजन होता है। हम ऐसे लिखते हैं, देखिएगा कि यस लिखते हैं S2 P6 D10 F14। एफ में जो है टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 तो एफ में अगर 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एफ के कितने सब ऑर्बिटल बनने चाहिए? 7। यस के टोटल, एफ के टोटल 7 बनने चाहिए, और डी के 5 और पी के 3, यस का 1। आप देख सकते हैं यस का मैंने बताया, और जब पी का बताया, पी के मैंने 3 भागों में डिवाइड किया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी का मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। क्लियर हो गया? और यह ऑर्बिटल अभी अननोन में चल रहा है। इतना ये मत समझिएगा अननोन है, यह ऑर्बिटल अभी है, लेकिन दिक्कत यह है कि यह ऑर्बिटल को अभी बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यह ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया कि इसके 7 सब ऑर्बिटल होंगे, और इन्हीं ऑर्बिटलों के लिए आपको फुल एक्सप्लेनेशन देना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो हम ये देखते हैं कि ये ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अगर ये ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। आइए अब एक एक करके हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक ना? एक एक करके इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करने वाले तो एक एक करके हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करने चल रहे हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, अब हम पहले रूल को बताने चल रहे हैं। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? नोट कर लिया आप लोग? अब इसका आप लोगों को क्लास 11th में आप लोगों को बताया गया होगा कि ये कैसे इनके स्ट्रक्चर क्या है। यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, नोट करिएगा, यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। डी ऑर्बिटल यस और पी ऑर्बिटल जो होता है डम्बल शेप्ड होता है। यस ऑर्बिटल स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड, और एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अभी अननोन है। नोट करिएगा इसको, एफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर अननोन है। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको बताया जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में छोटी सी थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो मैं समझता हूं कि यहां तक की थियरी आपकी समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आगे बढ़े, फिर से एक बार आप रिवाइज कर रहे हैं, सुन लीजिएगा, समरी दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। मैंने अभी जो आपको बताया उससे यही बताया कि जो है क्वांटम नंबर क्या है। वे संख्याएं अर्थात किसी परमाणु इलेक्ट्रॉन की वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण किया जाता हो, जिनके द्वारा उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थित पोजीशन और उसकी एनर्जी क्या है उसको हम बताते हो। तो वह उसका, अगर हम उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, उसकी एनर्जी को बता रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि यह उसका जो है क्वांटम नंबर है, यह उसकी क्वांटम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, क्वांटम नंबर के बाद आप अगर आगे चलते हैं तो हमने पहला जो है बताया अभी आपको कि हम ऑर्बिटल को डिवाइड करते हैं। सेंटर में क्या होगा, मैंने सेंटर को डिवाइड किया है। सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्र में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ध्यान दीजिए बात, ये फ्रेंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और आपको डिवाइड करना है इलेक्ट्रॉनों को, ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। क्लियर है? आप किसको डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है ना? जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कि अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर मैग्नीशियम 12, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम 12। अब आपको ध्यान देना है, इसी 12 को आपको डिवाइड करना है, न कि इसके एटॉमिक मास को। इसके एटॉमिक मास को आपको डिवाइड नहीं करना है,
जब भी डिवाइड होगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है यही उसका जो है प्रोटॉनिक नंबर होता है, ठीक है, यह उसका प्रोटॉनिक नंबर होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम मैग्नीशियम 12 को डिवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन को मैंने लिखा है अभी 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सेकंड में कितने होते हैं, 8 होते हैं। सेकंड में अगर 8 होते हैं तो हमने 8 लिख दिया, तो 2 8 10 हो गए, बचे कितने 2, जो 2 बच रहा है यहाँ मैंने लिख दिया। क्लियर हो गया? तो इसके बिना लिखे आप एसपीडीएफ में नहीं जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले आप क्या लिख रहे हो 1 2 3 4 5 इस तरह से। और आप ध्यान देंगे कि अगर कोई पूछ लेता है आपसे कि कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल्स, अगर कोई पूछ लिया तो कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, माय डियर फ्रेंड 2n² होती है। कितनी होती है, 2n² होती है। यहां पर मैंने लिखा 2n²। n इज द नंबर ऑफ सेल, n इज द नंबर ऑफ सेल। तो आप देखेंगे n इज द नंबर ऑफ सेल मैंने क्या कहा है यहाँ पर, n इज द नंबर ऑफ सेल मैंने कहा यहाँ पर कि n जो है कोषों की संख्या है। अगर n कोषों की संख्या है तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू रखने चल रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया n = 1 तो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर। तो कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाएंगे 2। दूसरे में आइए n = 2 लिखते हैं, हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 × 2 = 8। दूसरे में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आइए थर्ड में चलते हैं तो हो गया 2 × 3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 3 जा 9 9 2 जा 18, ये हो गया, ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ आया कि नहीं? इस तरह से पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आए, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आए, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पांचवें में 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे, छठवें में 72 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सातवें में 98 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से माय डियर फ्रेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको मिलती चली जाएगी। अब प्रश्न ये उठता है आपको कि आप कितने इलेक्ट्रॉनों को कहां पर फिलअप करेंगे, कैसे आप भरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में कैसे फिल किया जाएगा। अगर माय डियर फ्रेंड आपको ये नहीं आ रहा है तो आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को उनके ऑर्बिट में शिफ्ट करना सीखिए, उनके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों को कैसे शिफ्ट किया जाता है। तो इसी के लिए मैंने पहला रूल जो अभी आपको बताया, पाउलिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस को ध्यान में आइए फिर से देखते हैं। पाउलिन ने कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर। पाउली ने कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द 4 वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। आइए देखते हैं, अगर ये रूल है, रूल लिख लिया आप लोग भाई, रूल लिख लिया ना, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। आइए देखते हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं हो सकते, इसको जरा देख लिया जाए। अगर सिर्फ हमको 2 इलेक्ट्रॉनों को लेना है तो आप देखिएगा कि अगर मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन कितने को किस कोष में फिलअप किए जाएंगे, पहले गुड। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बात का ध्यान रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन है। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे तो हम कहेंगे n = 1। अब आइए हम क्वांटम संख्या में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनों को बांटने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान कह रहे हैं ना, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स, फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। अब आइए देखते हैं पहले चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। पहला n है, n के लिए 2, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। और s के लिए चलते हैं, s में देखिएगा पहला, दूसरे में l है, l के लिए देखिएगा तो n की वैल्यू 0 हो, n की वैल्यू 1 होती है, l की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। m की अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। और s की वैल्यू चाहे 0 हो या कोई अन्य अंक हो, कोई अन्य अंक हो, 2 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 जो भी अंक दिया जाए,
1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिट तक, चाहे जो अंक दिया जाए, हर अंकों के लिए यस का मान जो होता है प्लस हाफ माइनस हाफ होता है। कितना होता है? प्लस हाफ माइनस हाफ, जिनको हम कह सकते हैं प्लस माइनस हाफ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि प्लस 1/2 माइनस 1/2। क्लियर हो गया? तो प्लस हाफ माइनस हाफ इन दोनों को मिला दिया जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। आपने देखा, मैंने कहा कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स within the same atom can have the same value for the 4 quantum numbers। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं, तो आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अर्थात का मान कितना निकला? A1 निकला, और L का मान हो गया 0, M का मान हो गया 0। जब L वैल्यू की 0 है तो L, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर नीचे वाला नंबर अपने ऊपर वाले नंबर पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा कि इस बात का पूरी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, हर नीचे वाला नंबर अपने ऊपर वाले नंबर पर डिपेंड करेगा। यस किस पर डिपेंड करेगा? यम पर डिपेंड करेगा। यम किस पर डिपेंड करेगा? यल पर डिपेंड करेगा। यल किस पर डिपेंड करेगा? यन पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया ना? तो अगर ऐसा डिपेंड कर रहे हैं तो यन की वैल्यू 1 हो गई, यन की वैल्यू 1 हो गई। यल 0 से स्टार्ट होता है, यल की वैल्यू 0 हो गई। यल की वैल्यू 0 हो गई, यन की वैल्यू 0 हो गई। और यस की वैल्यू क्या होती? चूंकि आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही है, जब 2 इलेक्ट्रॉन है ही है तो आप कहते हैं कि एक का जो है मूवमेंट वो क्लॉकवाइज होता है, दूसरे का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है। माय डियर फ्रेंड, एक को ऐसे ऊपर दूसरे को नीचे लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, एक का एरो ऊपर लिखते हैं, दूसरे का एरो नीचे, तो यही होता है। अगर ये पूछे, कोई आपसे ये पूछ ले कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक का एरो ऊपर और एक का एरो नीचे आपने क्यों दिया, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट तो सेम डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट तो सेम, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ऑर्बिट आपने बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, एक इधर मूव करेगा और एक इधर मूव करेगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो है एक सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मूवमेंट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों सेम चार्जेज है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम चार्जेज हैं। सेम चार्जेज होने के कारण क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर ढकेलेंगे। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दूर ढकेलते हैं ना, सेम चार्जेज अपोजिट डायरेक्शन में दूर ढकेलेंगे, इसीलिए एक की स्पिन जो है ऊपर लिखी गई, दूसरे की स्पिन नीचे लिखी गई। समझ में आया कि नहीं? इसी को कहा गया चक्रण क्वांटम संख्या। क्या बोला गया? स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। ये मैंने क्वांटम नंबर के विषय में बताया। अब इसी को बेस मान करके पाउली ने अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है। पाउली ने अपना जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है उसको मैंने आपको लिखा दिया, बता दिया कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। आप देखिए, क्या चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान है? नहीं है, नहीं है ना? तो इस तरह से पाउली के अपवर्जन नियम पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाउली ने जो अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया है वो बहुत ही जो है अच्छे ढंग का है, बहुत ही जो बेनिफिटिकल है। इस प्रकार से आपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखा, पाउली के अपवर्जन नियम को देखा। माय डियर फ्रेंड, आइए आगे बढ़ते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक हो जाता है, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक हो जाता है हुंड का नियम। नोट करिएगा, हुंड्स लॉ, हुंड्स लॉ, HUNDS है भाई, हुंड्स लॉ, HUNDS, हुंड्स लॉ, हुंड का नियम, हुंड का नियम लिखिएगा। जहां तक संभव होता है, जहां तक संभव होता है, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में, किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं, तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अयुग्मित है, जोड़े में नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के स्पिन समदिश होते हैं। आइए इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर लिखा गया है, आपको बता दें मैं कि as far as possible the number of unpaired electron, नोट करिएगा, as far as possible the number of unpaired electron in the orbital of given sub energy level, in the orbital of given sub energy level is a maximum, sub energy level is a maximum,
एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन। नोट किया आपने? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन क्या बोल रहा है इसको देखते जाइएगा। जैसे ये देखिएगा, यहां मैं बना रहा हूं, ए यस हो गया, पी इसके ऊपर यहां से चलिएगा लेकर के, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से पी चलता है, यहां से पी में 3 होते हैं, ध्यान से देखिएगा, चौथे में फिर यस, तीसरे में 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड में पहले यस लिखेंगे, यस के बाद फिर पी लिखेंगे, इस तरह से पी के बाद फिर इसके ऊपर डी लिखेंगे। यस में 2 इलेक्ट्रॉन कब होंगे? जब एक 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक डायरेक्शन बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक की अपोजिट हो जाएगी। जिसमें एक लिखा जाएगा आप वहां पर बोलेंगे कि इसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें 2 लिखा गया है आप वहां बोलेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों की स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर जो 3 लिखा गया पी का, इसको लिखेंगे हम पी एक्स, पी वाई, और यहाँ पर लिखेंगे पी जेड। माय डियर फ्रेंड, पी एक्स में 2 पहले कहा गया। अगर हम हुंड के नियम को देखते हैं, हुंड्स रूल ये बताता है सबसे पहले हम इन ऑर्बिटलों में एक इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करेंगे। क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया गया। अगर P3 है तो यहाँ पर बस इसका ऐसे होगा। अगर P3 है तो अगर आपके लास्ट में P में 3 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो तीनों एक ऑर्बिट में भरे जाएंगे, Px में 1, Py में 1, Pz में 1। अगर 2 है तो एक खाली हो जाएगा, सिर्फ Px में 1, Py में 1, सिर्फ P2 लिखा जाएगा। अगर 1 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है सिर्फ P में Px में भरा जाएगा। समझ आया कि नहीं? अगर 4 हो गए तो Py में हो जाए, Px में हो जाएगा, ये देखिए अपोजिट स्पिन आ गई। अगर 5 है तो यहाँ पर देखिएगा फिर इसकी अपोजिट स्पिन आ गई। 6 है तो इसकी भी अपोजिट स्पिन आ गई। क्लियर हो गया? सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया आपने, उसके बाद पेयर किया। जब एक इलेक्ट्रॉनों को आपने फिलअप किया था, इधर देखिएगा, जब एक इलेक्ट्रॉनों को फिलअप किया था तो हुंड ने क्या बताया? इनकी स्पिन समदिश होती है। इनकी स्पिन जो होती है, देखिएगा, इनकी स्पिन एक ही दिशा में है कि नहीं? सब ऊपर की दिशा में है ना? इनकी स्पिन समदिश होती है, सब ऊपर की दिशा में है। अगर अगला इलेक्ट्रॉन आया तो फिर इनकी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ये होता है हुंड के बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? जिसको सिंपली कहा जाता है लैडर लाइक कॉन्जुगेशन, लैडर लाइक इलेक्ट्रॉन फिलिंग। एक सीढ़ी की तरह, सीढ़ी समझ रहे हैं ना? लैडर सीढ़ी की तरह से आप सीढ़ी पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाते हो, तो आप एक स्टेप यहाँ हो गया, सेकंड स्टेप यहाँ हो गया, थर्ड स्टेप यहाँ हो गया, फोर्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ध्यान इस बात का भी रखना है, हर ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल के ऊपर बनेगा, उसके नीचे मत, एक लाइन में नहीं आपको बनाना है। क्लियर समझ में आया कि नहीं? एक लाइन में आप ऑर्बिटल को नहीं बनाओगे, हर ऑर्बिटल को एक दूसरे के ऊपर आप बनाओगे। जैसे यहाँ पर हमने यस ऑर्बिटल किया है, यस ऑर्बिटल के बाद यहाँ पर हो गया ये पी में कितने पार्ट हो गए? 3। और कौन से? Px, Py और Pz। यहाँ पर थर्ड हो गया, थर्ड का कौन सा है? यस। यस में 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया आपने, उसके बाद थर्ड के क्या आएगा? पी में वैसे भी 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3। सॉरी, पी जो है, अगर पी है तो 3 Px, Py, Pz, और डी है तो इसके ऊपर आप जाकर फिर लंबा सा मारते हैं, उसमें डी में 5 पार्ट करते हैं, dxy, dyz, zdx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। मैंने नाम लिखाया आपको, dxy, dyz, zdx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। आइए देखा जाए, फिर हम आपको आगे लेके चल रहे हैं। हमारी अगली थियरी में क्या हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक चीजें जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जोर देकर के बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, अपने अलीमुद्दीन शेख कादरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपसे लगातार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप जो है इसके बाद हमारा जो अगला रूल आता है, हमारा अफबाउ का नियम, अफबा प्रिंसिपल। माय डियर फ्रेंड, अफबाउ का नियम क्या होता है? अफबा प्रिंसिपल क्या होता है? तो अफबा के नियम को अगर ध्यान में रखा जाए, अफबा प्रिंसिपल को अगर ध्यान में रखा जाए तो क्या है, क्या वास्तव में है क्या? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल शो करने चल रहा हूं। जैसे देखिएगा, ये तीनों पेन एक दूसरे के पैरेलल है ना?
अब एक यहां से मैंने हटा दिया, कितनी पेन हो गई? एक, 1 पेन हुई ना। इसके बगल में मैंने लगाया, ये देखिएगा कितनी पेन हो गई? 2। इसके बगल में लगाया, कितनी हो गई? 3। ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे तो 1 दर्जन पूरा हो जाएगा। 1 दर्जन पेन पूरी हो जाएगी, 1 डजन हो जाएगा। 1 दर्जन पेन पूरी हो गई। तो आपको कोई मकान बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप बताइए उस बिल्डिंग की यूनिट क्या होती है? ब्रिक्स। एक ईंट, एक बिल्डिंग की ब्रिक्स जो क्या है, उसकी एक यूनिट है। एक एक ईंट रखते हैं तब कहीं जाकर के बिल्डिंग आपकी प्रिपेयर होती है। एक एक ईंट को आप रखेंगे तब ना बिल्डिंग प्रिपेयर होगी। इसीलिए अबाव प्रिंसिपल को कहा गया बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। क्या बोला गया? बिल्डिंग अप। जैसे बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, ये तो बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए आप एक एक इलेक्ट्रॉनों को लेकर के आगे भागते हैं, उसी बेस पर इस रूल को कहा गया बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अर्थात आपको फिलिंग द इलेक्ट्रॉन करना है तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। जरा नोट करिएगा आप लोग, फास्टली नोट करिएगा कि अफवाह का नियम क्या है। अफवाह के नियम के क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेशों को, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेशों को क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर, क्रम से एक एक यूनिट बढ़ाकर और निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में बढ़ाकर, और निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों, और निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर, रिक्त ऑर्बिटलों में क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर, क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी, हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी, हाइड्रोजन परमाणु के किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का, बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया जा सकता है या बनाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जा सकता है। हो गया ना? इसको इंग्लिश में जरा नोट करिएगा, नोट करिएगा इसको इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में आप लोग नोट करिएगा। आप प्रिंसिपल को आप इंग्लिश, जैसे बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है ना, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल है, कह रहा है कि परमाणु के नाभिकीय आवेशों को एक एक यूनिट बढ़ाकर, एक एक यूनिट बढ़ाकर लिखिएगा, नोट करिएगा इसको, एक एक यूनिट बढ़ाकर लिखिएगा। व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अकर्ड, they are distributed to 1 by 1 electrons, to 1 by 1 electrons in each atomic orbitals, in each atomic orbitals. Then it also be converts, to the number of maximum electron, to the number of maximum electron in each atomic orbital, in each atomic orbitals, orbitals. आप एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे, पुटिंग द वन वन इलेक्ट्रॉन, देन दे हैव गॉट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई आपको एक घड़ा है, उस घड़े में आपको एक एक जो है नोब्स डालने हैं, एक एक नोब्स डालना है, एक एक गोली डालना है उसमें। तो एक समय ऐसा आ जाएगा घड़ा पूरा भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। तो डी ऑर्बिटल कब भरेगा? जब उसमें एक एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की अगर फिलिंग करते चले जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों को हम भरते चले जा रहे हैं, हमारी बिल्डिंग बनती चली जाएगी। एक एक इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर हम पूरी बिल्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए इसको कहा गया बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अर्थात बिल्डिंग की शुरुआत जो होती है किससे होती है? ब्रिक से होती है, ईंट से होती है, और ईंट को ही आधार मान करके हम इसको बताते हैं। माय डियर फ्रेंड, अब आइए जरा देखा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने दिया है तो अफबा ने दिया है। और अफबा ने जो अपना बिल्डिंग अप प्रिंसिपल दिया है, उस अफबा के बिल्डिंग अप प्रिंसिपल का नियम क्या जरा उसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक फिगर बनाया गया है, इस फिगर को जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होती है। तो बाद में नियम तो रिजेक्ट किया गया, तो सोफा ये तो क्लियर है, लेकिन अब आपको समझना है कि इस नियम को कैसे फाइनल किया गया है, कैसे फाइनलाइज किया गया, कैसे क्लियर किया गया इस नियम को। अफबा के नियम को क्यों फॉलो किया? अभी आपसे एग्जांपल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है एटॉमिक नंबर 60 को अफबा प्रिंसिपल के बेस पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। एटॉमिक नंबर 60 का अफबा प्रिंसिपल के बेस पर
जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। 60 का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे आपका का नियम क्या देखिएगा। सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वह इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो माय डियर फ्रेंड, वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है? यस ऑर्बिटल में आ रहा है। वह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आ रहा है? जो है यस में आ रहा है। यस के बाद फिर यहां से आगे बढ़ रहा है और यहां पर आ रहा है फिर 2s में, सेकंड में, फिर आगे जा रहा है, फिर 2p में आ रहा है, फिर उसके आगे जा रहा है 3s में आ रहा है, फिर आगे बढ़ गया तो 3p में आया, फिर आगे गया तो 4s में आया, फिर आगे गया यहाँ पर तो यहाँ पर 3d में आया, फिर उसके बाद 4p में आया, फिर 5s में आया, फिर आगे चला गया तो 4d में आया, फिर 5p में आया, फिर 6s में आया, फिर आगे गया है तो आ रहा है 4f में, 5d में, 6p में, 7s में। अब इस 7s से फिर आगे जा रहा है तो आ रहा है 5f में, उसके बाद आएगा 6d में, फिर उसके बाद आएगा 7p में, उसके बाद फिर आ जाएगा जो है 8s में। क्लियर हो गया? अब इसको देखिए कैसे हम लिख रहे हैं। आप लोग लिखने का तरीका देखिए इसका कैसे लिखा जा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? इधर देखो 1s, पहले में 1s हो गया, उसके बाद किसमें आ रहा है? 2s हो गया, उसके बाद आज बोलिएगा 2p में आया, कमा देकर लिखते चलिएगा 2p में आया, उसके बाद 2p के बाद आ गया 3s में, 3s में आ रहा है, उसके बाद देखिए 3s के बाद अब फिर आगे बढ़ रहा है तो 3p में आ रहा है, 3p में आ गया, फिर आप आगे जाइएगा 4s में, 3p के बाद किसमें आ रहा है? 4s में आ रहा है, 3p के बाद 3d में नहीं आ रहा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एसपीडी होना चाहिए ना, तीसरे में एसपीडी होते हैं ना, लेकिन तीसरे में अभाव के नियम के अनुसार या जो 3p के बाद जो है 4s में आ रहा है, किसमें आ रहा है? 4s में आ रहा है, 4s में आने 3p के बाद ये 4s में आ गया, 4s के बाद अब आ रहा है 3d में, किसमें आया? 3d में आया। अब उस 3d के बाद अब किसमें जा रहा है? 4p में, 4s नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा। 3d के बाद 3p के बाद ही 4s आ चुका है, अब इसके बाद 4s अभी नहीं आया, सीधा चला गया 3d में, तो यहाँ पर जो है 3d में आया, 3d के बाद आप देखेंगे 4p में आ रहा है, 4p में आ गया, 4p के बाद आ रहा है 5s में, 5s में आ गया, उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा 4d में आ रहा है, कमा देते चलिएगा, आ गया 4d में, 4d के बाद फिर 5p में, 5p में आया, 5p के बाद 6s में, 6s के बाद फिर आ रहा है 4f में, 4f में नोट करते चलिएगा, 4f के बाद फिर आ गया जो है 5d में, 5d में आया, 5d के बाद फिर आ गया 6s में, सॉरी 6p में, 6p के बाद फिर आ गया 7s में, 7s में। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाएगा ये 7s के बाद आप आगे बढ़ रहे हो, फिर आ गया 5pf में, 5pf में। माय डियर फ्रेंड, ये देखिएगा इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड। यह है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को विस्तृत करने का नियम। अब आपको एकदम रेगुलर क्लियर कर देते हैं कि अबाव नियम क्या बोलता है। अबाव के नियम को अगर बेस माना जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा। अगर आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन अराइज किया जाए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अबाव के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, अहवा के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो अहवा के नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कर रहे हैं, पहले आप 1s में, फिर 2s में, 2p में, 3d, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f। इस तरह से आप देखिए इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होगा। नोट कर लिया है? इसमें आपको कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अहवा प्रिंसिपल में अगर आप इस सीरीज को, इस नंबर को भूल गए हैं तो आप ये सीरीज बना लीजिएगा तुरंत। इस सीरीज को बना करके आप याद कर लीजिए कैसे अहवा ने अपना रूल बताया है। अगर एग्जाम में पूछ रहा है कि अहवा का नियम क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। राइट द अहवा प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट। पूछ रहा है राइट द अहवा प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट। आपने अहवा प्रिंसिपल को लिखा, बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल को लिखा कि किसी भी परमाणु ऊर्जा के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाल करके बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु की परमाणु संरचना बनाई जा सकती है। लेकिन आपको कितने कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग किया है।
एक एक इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करने के बाद तब हम आगे बढ़े हैं। और एक एक इलेक्ट्रॉनों की अगर हमने फिलिंग किया है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का अगर हमने भरा है इसमें, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉनों के भरने पर 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 3 5d 6p 7s 5f। इस तरह से 7 के बाद आप 8 में मत भागिएगा, क्योंकि अब्बा के नियम के अनुसार आप चल रहे हो। तो 7 के बाद आप देखिएगा, 7 के बाद जो है आप देखिएगा कि 6p आप देखिए यहाँ पर 6p के बाद ये आ गया जो है 6p के बाद यहाँ पर आ रहा 7s में, ऐसे आप फिर आएंगे 5f में। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है। समझ में आया? ये रूल आप नोट कर लीजिएगा, इसको पूरी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने बताया है अभी आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन कब और कहां और कैसे हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन को आसानी से कर सकते हो। अब आगे बढ़े भाई, बोलिएगा। समझ में आ गया ना? बोलो, समझ में आ गया ना? अगर आप लोगों को हमने कह दिया, चलिए ठीक है भाई, आर्गन 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए आप आओ प्रिंसिपल से। आर्गन 18 का करिए। आर्गन 18 मैंने एग्जांपल दिया। आर्गन 18 जरा सा देखिएगा। आर्गन 18 है, इसको आपने डिवाइड किया तो 2 8 8 आ गया ना? क्या आया? 2 8 8 आया। क्लियर हो गया? आर्गन 18 है, हो गया ना? अब इसको देखिए कैसे करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर हो गया? अरे भाई यस आया, यस के बाद फिर क्या आ रहा है? 2s 2s के बाद 2p 3s के बाद 3p आ रहा, 3p के बाद तब 4s आएगा। अगर इसी 3p को क्रॉस कर गया होता तब हम 4s में आते, 3d में न जाते। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर सीधा हम जो है 4s में आ गए और 3d में नहीं गए। समझ में आ गया ना? इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किया। आइए देखते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स, तो ये आफ्बा का नियम मैंने बताया। मैंने आज आपको 3 नियम बताए हैं। पहला जो है मैंने बताया है कि आपका जो है ये जो है एटॉमिक नंबर में आपने एक्सप्लेन किया है कि जो है एक कौन कौन से जो रूल होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपने क्वांटम नंबर को देखा। पहले मैंने आपको क्वांटम नंबर से शुरुआत किया, क्वांटम नंबर से शुरुआत हुई आपकी। क्वांटम नंबर में आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम, दिगंशी क्वांटम संख्या माने एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम संख्याओं को आपने देखा। क्वांटम संख्याओं को देखने के बाद आपने पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखा, पाउली के पर्जन नियम को देखा। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। उसके बाद आपने हुंड प्रिंसिपल को देखा। एज फार एज पॉसिबल द नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव डिसपैरेलल स्पिन। मींस जहां तक संभव होता है किसी परमाणु कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल करके आप जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन जो है पूरी तरह से कोष में भरे हुए हैं तो उनकी दिशाएं विपरीत होंगी। अगर कोष में सभी इलेक्ट्रॉन नहीं भरे हुए हैं, कोष में ये सिंगल इलेक्ट्रॉनों को डाला है तो सबकी दिशाएं समान होंगी। इस बात को ध्यान में रखिए, इसको हुंड ने बताया है। उसके बाद हुंड के प्रिंसिपल के बाद हम आ गए हैं आफ्बा के रूल पर, और मैंने ये आफ्बा का नियम बताया है कि आफ्बा के नियम के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिलअप करेंगे। और रूल हमारा क्या बता रहा है, उस रूल को मैंने आपको सामने एक्सप्लेन किया है कि ये परमाणु का सेंटर है। क्या है? परमाणु का सेंटर है, केंद्र है। सेंटर मींस केंद्र, परमाणु का केंद्र है। केंद्र में क्या पाया जाता है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑर्बिट आ गए, पहला ऑर्बिट के एल एम एन, ठीक है? आप एन ही तक नहीं समझ में संतुष्ट होंगे, एम एन ओ पी ऐसे बात जाएंगे, ठीक ना? लेकिन आप ध्यान देंगे कि वहां तक पहुंचते पहुंचते 118 तक इलेक्ट्रॉन आपके पूरे हो जाएंगे, आपको बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो के का मतलब हो गया पहला, एल का मीन्स हो गया दूसरा, या एम का मीन्स हो गया थर्ड, और एन का हो गया फोर्थ। क्लियर हो गया? तो हो गया के 1 एल 2 एम 3 एन 4। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछे कि एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो एल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। एन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलिए।
n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 32। समझ में आया ना? इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आपने इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनों का डिवीजन किया। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन करना है। अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा आपने किया है। अगर आपके पास 60 इलेक्ट्रॉन थे तो 60 इलेक्ट्रॉनों में आपने बांटा, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। हो गया ना? अब यहां देखिए 2, 8, 10, 18, 28, 32, 60। आपने 60 इलेक्ट्रॉनों को बांट दिया इस तरह से। लेकिन अभी ये तो आपने बांटा है ना, अभी इलेक्ट्रॉनों का जो है इसको आपने इलेक्ट्रॉनिक जो है सेपरेशन किया है, डिवीजन किया, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन किया है। इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, इसका विन्यास नहीं किया। विन्यास तब होता है जब आप इसको s p d और f में डिवाइड करें। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो विन्यास का मतलब होता है जब उसे आप s p d और f में डिवाइड करेंगे। तो s p d और f में अगर आप उसे डिवाइड कर रहे हैं, तो s p d और f में अगर आप उसे डिवाइड करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो s p d और f में डिवाइड करने के लिए आप देखिएगा, मैंने अफबाउ के रूल को एक्सप्लेन किया है, मैंने अफबा के नियम को बताया है आपको। और अफबा का रूल क्या बता रहा है? अफबा का रूल ये बता रहा है कि पहले आप s में जाएंगे, उसके बाद p में जाएंगे, 2 के उसके बाद 2p में 2s में जाएंगे, 2p में जाएंगे, 3s में जाएंगे, 3p में जाएंगे। 3p के बाद आपको 3d में नहीं जाना है। 3p के बाद सीधा आपको कहां आना है? 4s में। 4s के बाद आप आगे बढ़ेंगे तब 3d में आएंगे। 3d के बाद 4p में आएंगे, तब 5s में आएंगे। 5s के बाद सीधा आप जाएंगे 4d में। 4d के बाद 5p में आएंगे। 5p के बाद 6s में आएंगे। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। अगर ये रूल आपको भूल गया तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको भूल गया। सो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेथड को ध्यान में रखा है। अब आइए देखते हैं, अफबाउ के रूल को भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो सिंपल मेथड हमारा बता रहा है वो कौन सा मेथड है, जिस सिंपल मेथड के बेस पर हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सिंपल मेथड के बेस पर आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने ऑर्बिटलों को उसको डिवाइड करके बता दिया है, और यहाँ पर मैंने उनके ऑर्बिटल को भी बना करके बता दिया है। तो इन ऑर्बिटलों को कैसे फिलअप किया जाएगा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई नहीं देता, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमको दिखाई नहीं। भाई दिखाई कैसे देंगे? देयर इज वेरी माइन्यूट पार्टिकल, देयर कैन नॉट बी सीन टू द नेकेड आईज। देयर आर वेरी माइन्यूट पार्टिकल, देयर कैन नॉट बी सीन टू द नेकेड आईज। बहुत ही छोटे होते हैं जो नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। तो मैंने अभी आज आपको जो इलेक्ट्रॉनों के कॉन्फ़िगरेशन का मेथड मैंने आपको बताया। तो इसके साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अलीमुद्दीन शेख कादरी मेरा YouTube चैनल है माय डियर फ्रेंड। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट, मैंने कल आपसे कहा था और मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको दिया था कि मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में सारी बातें आपको बताऊंगा। तो आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के विषय में जो है आपको बताया। और हमारी शुरुआत जो है वो कहाँ से रही है? हमारी शुरुआत जो है वो जो है क्वांटम नंबर से रही है। मैंने क्वांटम नंबर को आपको एक्सप्लेन करके समझाया, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको कि हुंड का नियम क्या होता है, पाउली का नियम क्या होता है, अफबाउ का नियम क्या होता है, और इन सारे नियमों की व्याख्या कैसे की जाएगी, और इन नियमों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप कैसे किया जाएगा। तो इन नियमों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को फिलअप करने का मैंने प्रोसीजर बता दिया। अगर आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करना जान रहे हैं तो उनका आसानी पूर्वक इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना 2, 8, 18, 32 में, इस बात का भी ध्यान रहे यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसके रूल क्या बताता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर कंप्लीटली फ्री नहीं है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट टोटली फिलअप नहीं है, तो उसके बाहर की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही अंदर वाली कक्षा भरी जाएगी। मैं अगले स्टेप में, अगले टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करके इस बात को स्पष्ट करूंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। इसी के साथ आज के टॉपिक को, चूंकि ये काफी लंबा लेक्चर हो जा रहा है, इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ मैं आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं ध्यान रखता हूं कि मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और मेरा लेक्चर लगातार, मैंने आपसे वादा किया है कि लगातार मेरा लेक्चर चलता रहेगा और मैं अपना लेक्चर पर डे एक न एक लेक्चर आपको YouTube पर अपलोड करते रहेंगे और आप लोग उसको देखते रहेंगे। और इसी टॉपिक के साथ मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।